नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, वहां पर उनके जन्मदिन मनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और जन्मदिन पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी गिफ्ट देंगे। 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को बर्थडे गिफ्ट देंगे। पीएम मोदी आज दोपहर इंदौर आएंगे। इंदौर से वे सीधे एयरपोर्ट से धार जिले के ग्राम भैसोला जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान आदि सेवा पर्व स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास किए जा रहे पीएम मित्र पार्क का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के कपास उत्पादकों को मिलेगा। 2158 एकड़ में विकसित होने वाले पीएम मित्र पार्क विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। 20 MLD का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। MVA का सौर ऊर्जा संयंत्र है। पानी और बिजली की पुख्ता व्यवस्था है। आधुनिक सड़कें और 81 प्लग एंड प्ले यूनिट्स वहां पर मौजूद हैं। श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास, सामाजिक सुविधाएं इसे केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि आदर्श औद्योगिक नगर का रूप देती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि पीएम मातृ वंदना योजना मातृत्व के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। पीएम मोदी का कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से देश भर की महिलाओं के खाते में, जो भी योग्य महिलाएं हैं, योजना की राशि ट्रांसफर होगी। मध्य प्रदेश की लगभग 1 लाख माता और बहनें इससे लाभान्वित होंगी। हमारे संवाददाता संतोष सिंह इस खबर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। संतोष, आज बहुत ही स्पेशल डे है। एक तो पीएम का बर्थडे है और दूसरी तरफ पीएम का मध्य प्रदेश का विजिट भी है। ऐसे में जिस पार्क की कल्पना की गई थी वह तो अब तैयार है। क्या कुछ पूरा अपडेट रहने वाला है? पार्क के बारे में भी बताइए और उनके कार्यक्रम के बारे में भी। बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि 11:45 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदनावर तहसील के भैसला गांव पहुंचेंगे और वहां पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 12:15 में मंच पर पहुंचेंगे और लगभग 12:30 से 1 बजे तक आम सभा को संबोधित करेंगे। इस आम सभा में भारी संख्या में लोगों की आने की बात कही जा रही है और फिलहाल यहाँ पर जो इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये जो पार्क है टेक्सटाइल का, इससे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि इसमें लाखों लोगों का रोजगार जो सृजन होगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2158 एकड़ पे ये विशाल पार्क बनेगा और पीएम मित्र पार्क ये देश का पहला पार्क होगा। इसमें टेक्सटाइल और जो ये जो एरिया है, मालवा निवाड़ का जो एरिया है, इसमें कपास की काफी खेती होती है और जो कपास के किसान थे उनको सही दाम और सही चीजें उनको नहीं मिल पाती थी। इस पार्क के स्थापित होने से यहाँ पे टेक्सटाइल का काफी प्रगति होगी और जो कपास के किसान है वो अपने उस उद्योग को और बढ़ा पाएंगे, कपास की खेती को बढ़ा पाएंगे और खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है कपास के किसानों को। जी संतोष, कितने देर रुकेंगे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर वहां के लोकल लोग और खासकर मजदूर वर्ग के लोगों के बीच क्या माहौल है? हाँ बिल्कुल, 11:45 पे धार पहुंच जाएंगे और 12:30 बजे से जो आम सभा है, बड़ी आम सभा को संबोधन करेंगे और फिलहाल अभी जो जानकारी आ रही है कि 1 बजे तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो धार में रहेंगे, कार्यक्रम स्थल में रहेंगे। 1 बजे के बाद कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे। अगर लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर काफी जनसमुदाय आता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी तादाद में भीड़ आ रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट में रखा हुआ है पूरे एरिया को। लगभग 2300 पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जिसमें 70 अधिकारी हैं, कुछ डीएसपी हैं, ऐसे कुल मिला के। और जो रूट है, जो झाबुआ से धार वाला रूट है, झाबुआ से खरगोन से धार वाला रूट है, उसको भी डाइवर्ट किया गया है क्योंकि किसी भी तरीके से यातायात में परेशानी ना हो लोगों को, इसलिए पहले से सूचना कर दी गई है और मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम अहम जानकारी देने के लिए।
और अगली बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से रिलेटेड, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर पहुंचने वाले हैं। शाह आज रात 8 बजे संभवतः पटना पहुंच जाएंगे। अगले दिन यानी गुरुवार को पहले डेहरी ऑन सोन और उसके बाद बेगूसराय में बैठक कर चुनावी रणनीति बनाएंगे। शाह की बैठक में चुनावी रणनीति तो वैसे दक्षिण पूर्व बिहार के संदर्भ में बनेगी, लेकिन शाहबाद और मगध पर विशेषकर फोकस होगा। दोनों बैठकों में 10-10 संगठनात्मक जिलों से संबंधित पदाधिकारी की उपस्थिति होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनका यह पहला दौरा है। चर्चा हो रही है कि वह जब वहीं रहें तो सीट बंटवारे पर भी बात करेंगे और पार्टी के प्रत्याशियों को भी उम्मीद देकर जाएंगे। सीमांचल एक कोना है और मगध शाहबाद दूसरा। ये दोनों कोने बिहार में बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं या शिकस्त देते हैं। पिछली बार तो 4 जिलों वाले शाहबाद के कैमूर, बक्सर और रोहतास जिले में बीजेपी क्या एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। एकमात्र भोजपुर जिला में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 4 जिलों वाले सीमांचल के किशनगंज में भी एनडीए का हाथ खाली था। बिहार को 5 परिक्षेत्र में बांटकर बीजेपी रणनीति बना रही है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, तेलंगाना और उत्तराखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री को इन क्षेत्र में लगाया गया है। 2 महामंत्रियों को सीमांचल कोसी परिक्षेत्र का दायित्व मिला है। अन्य 4 संगठन महामंत्री को 4 अन्य क्षेत्रों में लगाया गया है। इन्हीं की देखरेख में संबंधित क्षेत्र के सारे चुनाव कार्य हो रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक भी ये देंगे, पूरे चुनाव में अपने क्षेत्र में ही रहेंगे। तो ये बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे थे, जहां बिहार चुनाव में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों पर भी संभवतः बात करेंगे, चूंकि वह बिहार जा ही रहे हैं। तो इस बीच हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी दानिश, बिहार में बहुत गहमा गहमी है अभी। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, फिर तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा और अब केंद्रीय गृह मंत्री का भी विजिट आज पटना में होना है। ऐसे में यह विजिट किस उद्देश्य के लिए है? क्या कुछ मंत्र दे सकते हैं गृह मंत्री? क्या कुछ होने वाला है पूरा शेड्यूल? देखिए, अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो है लगभग 1 महीना से भी कम समय बच गया है और इसी बीच जो है जितनी भी पार्टी है, एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों अपने तरह से जो है पूरे तैयारी में जुट गए। लगभग सीटों का जो आकलन है कि कौन कहां पर सीट लेंगे, उसका भी लगभग लिस्ट इन लोग तैयार कर चुके हैं। इसी बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आएंगे। वो शाम में पटना पहुंचेंगे। पटना के बाद जो है वो कल जो है दिल्ली ऑन सोन जाएंगे, जहां 2500 प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। उसमें मीटिंग में आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाना है और कैसे अपने मुद्दाओं में, जैसे अभी जो वोट चोरी का मुद्दा है या और भी मुद्दा है, उसमें कैसे लोगों को अपने तरफ से क्या ये इधर लेना है, तो इस सब मुद्दा को लेकर भी ये करेंगे। खासकर ये जो है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो 18 सितंबर को जो है 20 जिला में रहेगा, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें जो है विधायक, नेता और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब इसमें रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है डेहरी ऑन सोल के जो है ललन स्टेडियम है, वहाँ बैठक होगी। इस बैठक में जितने भी कार्यकर्ता है उनको और जो भी पार्टी के होने वाले प्रत्याशी है उनके साथ भी बैठक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जुड़ी हुई आ रही है। वह आपको बता दें, नक्सलियों ने अब फैसला किया है कि वह हथियार छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने ऐलान किया है और सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए भी राजी हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मूवमेंट से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने हथियार छोड़ने का फैसला लिया है। दरअसल नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें नक्सलियों की ओर से 1 महीने का समय मांगा गया है। इस पूरे 1 महीने के दौरान नक्सली संगठन ने सीज फायरिंग की मांग की है। प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नक्सलवादी लीडर्स वीडियो कॉल के जरिए सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। संपर्क बनाए रखने के लिए नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी भी जारी की है और सरकार से अपील की है कि टीवी या रेडियो के जरिए अपना फैसला बताएंगे। इस प्रेस नोट पर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 की तारीख डली है।
नोट में नक्सलियों की ओर से लिखा गया है कि हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्याग रहे हैं। मार्च 2025 से ही नक्सलवादी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता करने के लिए गंभीरता और ईमानदारी के साथ कोशिश कर रही है। नक्सलियों के प्रवक्ता ने इस नोट में यह भी लिखा है कि विश्व और देश की बदली हुई परिस्थिति के अलावा लगातार पीएम, होम मिनिस्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मुख्य धारा में शामिल होने के अनुरोध के मद्देनज़र वह अस्थायी रूप से हथियार छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। नक्सलियों की तरफ से जारी किए गए इस प्रेस नोट पर छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का भी अब फीडबैक आया है। सरकार का कहना है कि विकास और शांति स्थापित करने के लिए वही मुख्य उद्देश्य है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। नक्सलियों द्वारा जारी किए गए इस नोट से शांति वार्ता की उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हैं। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। पीयूष, बहुत बड़ी खबर है ये। जिस तरह से कुठाराघात नक्सलियों के ऊपर किया जा रहा था, क्या यह माना जा रहा था कि विवश तो होना पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग के ऊपर सवाल है। ऐसे में नक्सलियों के तरफ यह प्रेस नोट जो जारी किया गया है कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है और आगे क्या हो सकता है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि नक्सली बैकफुट में आ गए हैं। जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है नक्सलियों के ऊपर, चौतरफा जो घेरा जा रहा है और जो डेडलाइन है 2026 31 मार्च की, उसको मद्देनजर रखते हुए जो अभी विगत 18-19 महीनों में जो नक्सलियों पे वार किया गया है, नक्सलियों के पूरे जो कैंप थे वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। उसके कारण नक्सली बैकफुट में आए और अब वो शांति वार्ता के लिए सीधा सीधा तत्पर हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि आत्मसमर्पण जो है, जो नक्सलियों में जो गुटबाजी हो गई थी, हमने पहले भी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि अब ये दो धड़े में बट गए हैं। एक जो धड़ा है वो सीधा सीधा अब मुख्य धारा में आना चाह रहा है, क्योंकि जो ये जो नीति बनाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वो प्रभावित करने वाली है। उससे नक्सली मुख्य धारा पे लौट रहे हैं। जो लगातार आत्मसमर्पण हो रहे हैं वो उसका परिदृश्य दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि नक्सलियों पे जो वार किया जा रहा है, जो लगातार जो चाहे गरियाबंद की बात करें, चाहे बस्तर की बात करें, दक्षिण बस्तर की बात करें, तो वहां नक्सलियों को सीधा सीधा मारा जा रहा है। उसके कारण ये जो लेटर जो लिखा गया है नक्सलियों के द्वारा, और उन्होंने सीधा सीधा शांति वार्ता की पेशकश की है कि हम सीधा बात करने के लिए तैयार हैं और कार्रवाई रोकी जाए। तो एक ये बड़े अहम लेटर इसे माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो सोच है वो कारगर नजर आ रही है। कुणाल जी, अब ऐसे में नक्सलियों के पास ये समझा जाए कि अब यही आखिरी फेट होने वाला है, अब रेजिस्टेंस की कोई उम्मीद उनसे की नहीं जा सकती, क्योंकि 31 मार्च तक डेडलाइन भी है अगले साल। ऐसे में यह मान लिया जाए कि यह अस्थायी सही लेकिन यही स्थायी होने वाला है। पीयूष, सही बात है, क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। क्योंकि असला बारूद की बात करें तो लगातार जब्ती हो रहे हैं, फोर्सेस पूरा जंगल के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। जो डेवलपमेंट की बात करें, सड़कों की बात करें, तो सरकार उसमें बहुत तेजी से काम कर रही है। तो नक्सली अब बैकफुट में आ गए हैं। अब वहाँ के जो लोकलाइट लोग हैं, जो पहले आइडेंटिफिकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि नक्सली कौन है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो उसी वेशभूषा में रहते थे। तो अब वो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं और संख्या भी कम हो चुकी है। अब जो लोग, जो नौजवान थे जिनको वो नक्सली धड़े में जोड़ना चाहते थे, वो जुड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि अब वो सीधा सीधा सरकार की नीतियों के तहत काम करने वाले हैं। तो ग्रामीणों का भी सहयोग उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके कारण इसे अहम माना जा रहा है। और 2026 की जो डेडलाइन है, अब ये समझ में आ रहा है कि 2026 31 मार्च की डेडलाइन है वो सरकार पूरा कर लेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से यह अहम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां पशु तस्करों द्वारा एक छात्र की हत्या के मामले में सरकार गंभीर है। देर शाम शासन के आदेश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचे। यहां पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक कर मामले की जानकारी भी हासिल की। इसके बाद पीड़ित के गांव पहुंचे, वहां परिजनों के साथ बातचीत हुई, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया और दोषियों के साथ न्यायोचित कार्रवाई का दिलासा भी दिया गया। देर शाम एसएसपी ने चौकी जंगल धूषण के चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। दरअसल सोमवार रात करीब 11:20 पर पशु तस्करों ने गांव के एक छात्र दीपक के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके विरोध में मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर तक हंगामा चलता रहा। मुख्यमंत्री योगी ने मामले में संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात एक्स पर लिखी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मामले को लेकर एक्स पर अपनी बात लिखी। इससे पहले गोरखपुर के पिपराइच इलाके में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने युवक को बंधक बनाकर गोली मार दी थी।
वारदात के बाद गांव में भारी बवाल था। आक्रोशित ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें एसपी नॉर्थ और थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक पशु तस्कर को भी पकड़ लिया था और पिकअप को कब्जे में लेने के साथ ही आग के हवाले कर दिया था। हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, पूरे चौकी को सस्पेंड किया गया है। लेटेस्ट अपडेट इस पूरे प्रकरण पर क्या है? देखिए, आपको बता दें कि कल से जब ये मामला हुआ है उसके बाद से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, चूंकि उनके गृह जनपद का मामला है, इससे जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी काफी हमलावर हैं, जिसे देखते हुए जो है तो मुख्यमंत्री खुद काफी गंभीर हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिया। आपको बता दें कि रात में ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ याशी यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने कैंप कर रखा है और अधिकारियों को पल पल निर्देशित कर रहे हैं। जो पशु तस्कर है उनका लोकेशन बिहार और सीतापुर के आसपास मिल रहा था, तो जिसको देखते हुए जो है वो कामिंग की जा रही। 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और तत्काल की बात करें तो एसएसपी ने जो है गुलरिया चौकी और जो भटट चौकी थी, इस तरह की जो चौकियां थी, वहां के काफी लोगों की पिपराई चौकी के जो थे जंगल घुसड़ के, वहां के लोग सिपाही जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल। और अगर कहा जाए तो काफी कठोर कार्रवाई इस पर की जा रही है और अधिकारियों का ये कहना है कि ये मामला गंभीर है और इसका जल्द से जल्द हम लोग जो है पशु तस्कर हैं उनको पकड़कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में माफिया अतीक अहमद की हत्या समेत योगी सरकार के दौरान हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग वाली याचिका पर है। जांच सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूपी में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान 183 एनकाउंटर्स हुए थे। 183 बदमाशों की मौत हो गई थी। मौत के इन आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अतीक की बहन आयशा नूरी और वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट दाखिल करने को पहले ही इस बाबत आदेश जारी कर चुका है और अब इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। योगी सरकार के दौरान 183 एनकाउंटर से जुड़ा यह मामला है और इस एनकाउंटर वाले प्रकरण पर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनकाउंटर की जांच की मांग वाली याचिका पर आज महत्वपूर्ण बहस हो सकती है और यह पूरा संदर्भ जब पुलिस हिरासत में माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या हुई थी उसका मामला भी इस याचिका में शामिल है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होने वाली है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, फर्जी एनकाउंटर, उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर्स, उनके नंबर्स पर बहुत बवाल उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले में हस्तक्षेप कर अपना आदेश दिया था। ऐसे में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। क्या होगा इस सुनवाई में, क्या कुछ पूरा मामला भी है? बिल्कुल, जो माफिया अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में, जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस दौरान, तो उसको लेके एक याचिका दाखिल की गई। विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की थी। इसके बाद अतीक की बहन आयशा नूरी जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सवाल ये उठाया था कि क्योंकि यूपी से गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से टारगेट रखे हुए है और जो 17 से लेकर 22 तक के बीच में लगातार इनकाउंटर हुए, उनका जिक्र किया गया कि 183 इनकाउंटर हुए। उन इनकाउंटर्स की जांच की जानी चाहिए, एक एसआईटी बननी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये इनकाउंटर फेक है या वाकई में ये इनकाउंटर किए गए। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से इस मामले में बचाव किया गया और ये कहा गया कि ये जो दावा किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। ऐसा जो फेक इनकाउंटर की बात की जा रही है वो नैरेटिव सेट नहीं करता है, क्योंकि जो शासन है उसको मजबूत करने के लिए ऐसी कार्रवाई। आवाज़ नहीं आ रही विवेक की, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन आज यह बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई इस पूरे एनकाउंटर प्रकरण पर होने वाली है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां देहरादून में सोमवार की रात को अतिवृष्टि के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जनहानि हुई है, पशु हानि भी हुई है। सरकारी निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क, संपर्क मार्ग, पुल, पुलिया क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
जानकारी के मुताबिक आपदा के कारण देहरादून में 13 व्यक्तियों की मौत हो गई है, 3 व्यक्ति घायल और 16 लापता हुए हैं। वहीं सरकारी और निजी परिसंपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है। देहरादून जनपद के विकास खंडों में 13 पुल, 10 पुलिया, 2 मकान, 31 दीवार, 2 अमृत सरोवर, 12 खेत, 12 नहर, 21 सड़कें, 7 पेयजल योजनाएं और 8 हौज के सहित 24 पुस्ता आदि परिसंपत्तियों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र सहस्त्रधारा, मजयाडा में 3 लोग मलबे में दबे होने और 1 व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। कुछ आवासीय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, 13 दुकान, 8 होटल, रेस्टोरेंट सहित सहस्त्रधारा कालीघाट मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। देहरादून में नदी के तेज बहाव में 12 लोग बह गए हैं। जानकारी के मुताबिक टॉन्स नदी में 14 व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर पार कर रहे थे, जिसमें 12 लोग बह गए हैं। 2 लोग जिंदा बच पाए हैं लेकिन घायल हैं। और अभी के लिए उस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।